अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू forex.com। माय नेम इज रहील नवाज और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस। व्हाट यू थिंक, व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? कुछ लोग कहते हैं कि न्यूज के टाइम पे ट्रेडिंग करना, फंडामेंटल के ऊपर ट्रेडिंग करना, ये फंडामेंटल ट्रेडिंग कहलाता है। मैं कहता हूं ये बात गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। फंडामेंटल ट्रेडिंग ये है कि आप न्यूज के टाइम के ऊपर, न्यूज के इंपैक्ट के ऊपर ट्रेडिंग करें, न्यूज को समझें और न्यूज के इंपैक्ट के ऊपर ट्रेडिंग करें। इसको फंडामेंटल ट्रेडिंग कहते हैं। जब आप न्यूज को समझ के और उसके इफेक्ट को समझ के ट्रेडिंग उसको समझते हैं या उसको एनालाइज करते हैं, उसको हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूज के टाइम पे तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये मतलब नहीं कि फंडामेंटल ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुमने एक दो दफा तुक्के से अर्न कर लिया है तो आप ये कहते हैं जी मैं फंडामेंटल का बड़ा एक्सपर्ट हूं या मैं फंडामेंटल के ऊपर ट्रेडिंग करना जानता हूं। फंडामेंटल एक बहुत वसी फील्ड है। मैंने आपको पहले भी कई दफा एग्जांपल दिया, फिर दे रहा हूं। अगर हम एक डॉक्टरी का पेशा ही ले लें तो उसके अंदर ही आगे कितनी एग्जाम्स हैं। हार्ट सर्जन है और ब्रेन सर्जन है, आई सर्जन है, दांतों का अलग सर्जन है, और जो डॉक्टर के अलग अलग, पेट का अलग एक डॉक्टर है और उसकी एक अलग किस्म की सर्जरी है, गुर्दे हैं, लीवर है, तो अलग अलग फील्ड है। तो जिस तरह डॉक्टर्स में अलग अलग फील्ड्स हैं, ज्यादा शाखें हैं, इसी तरह जब हम फॉरेक्स में आते हैं तो फॉरेक्स में भी अलग अलग चीजें होती हैं। टेक्निकल में पढ़ा, टेक्निकल में आपको जब मैंने टेक्निकल पढ़ाया, मैंने आपको उसमें प्राइस एक्शन सिखाया, उसमें मैंने आपको कैंडलस्टिक सिखाया, मैंने उसमें आपको चार्ट को रीड करने के अलग अलग टूल्स, इंडिकेटर वगैरह बताए। तो एक अलग चीज, ये फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल एक अलग चीज आ जाती है। इसके लिए एजुकेशन का लेवल भी चाहिए, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि मैट्रिक पास या फिर पास, अगर आप मैट्रिक भी फेल हैं लेकिन आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंशाल्लाह आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल पे आना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। मार्केट को तीन मेजर जो फैक्टर हैं वो मूव करते हैं। मार्केट क्यों मूव करती है? आज तक हम चार्ट में फंसे हुए थे, हम ट्रेंड लाइन में फंसे हुए थे, आज तक हमने इंडिकेटर के इशारों पे नाचे हैं। तो राइट नाउ हम तीन चीजें देखेंगे कि तीन चीजें वो कौन सी हैं जिनकी वजह से मार्केट डांस करती है, वो जो मार्केट को नचाती हैं। सबसे पहला इफेक्ट होता है फंडामेंटल इफेक्ट। फंडामेंटल मार्केट को घुमाता है। जब भी न्यूज आती है, इसका मैं आगे डिटेल बताता हूं आपको आज के वेबिनार में कि व्हाट इज न्यूज, फंडामेंटल की न्यूज कौन कौन सी है और उसको रीड करने के एलिमेंट कौन कौन से हैं, इंडिकेटर कौन कौन से हैं। लेकिन राइट नाउ हम जस्ट तीन मेजर फैक्टर देख रहे हैं। सबसे पहला मेजर फैक्टर है कि फंडामेंटल, फंडामेंटल की वजह से मार्केट की मूव करती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं यार ये देखो, हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। चार्ट ओपन हो गया हमारे सामने। ओके, चार्ट ओपन हो गया तो ये देखें जी, यहां पे दो बिग मूव है, ये बिग मूव और ये बिग मूव। या अगर हम डेली कैंडल की बात करें तो ये बहुत बड़ी कैंडल है, ये बहुत बड़ी कैंडल है। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स फंडामेंटल इफेक्ट की वजह से बना करती हैं। ठीक है जी, समझ गए आप? तो ये फंडामेंटल इफेक्ट सबसे पहले है मार्केट को मूव करवाने के अमल में। दूसरा है जी सेंटीमेंट। सेंटीमेंट आगे क्योंकि पढ़ाऊंगा, टेक्निकल आप एज वेल पढ़ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर एक और वेबिनार करेंगे। द मेजर इफेक्ट ऑफ टेक्निक, मार्केट को मूवमेंट के लिए जो टेक्निकल यूज होते हैं वो क्या क्या है। आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि हम बात करें, इंट्रोडक्शन हो कि फंडामेंटल क्या चीज है और इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। फंडामेंटल में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से
एलिमेंट्स हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि हम किसी न्यूज की अच्छी वेबसाइट पे जाके या किसी टीवी की अच्छी वेबसाइट पे जाके कोई उसको रियल में एग्जांपल देखें कि ये क्या चीज है. So in this video you will learn what is fundamental analysis and इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं इकोनॉमिक रिपोर्ट के ऑन करेंसी, और हम ये देखेंगे कि हम इनको किस तरह ट्रैक कर सकते हैं, किस तरह इनका पीछा कर सकते हैं टू एनालाइज देम, कि हम इनको किस तरह ट्रैक करेंगे कि ये क्या क्या इसके इम्पैक्ट बाहर आएंगे. और लास्ट में हम देखेंगे कि मार्केट की न्यूज रिसेंट कौन कौन सी हैं और उनको कैसे एनालाइज किया जाता है. तो इंशाल्लाह आज की वीडियो फुल है विद इंफॉर्मेशन फॉर यू. सबसे पहले जी कंट्री है, वो पाकिस्तान है, वो यूके है, यूरोप लाइक वो यूएस है. तो उस कंट्री की जो इकोनॉमी है, उस कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको एनालाइज करना है. उसको एनालाइज करना, इकोनॉमी क्या मतलब, इकोनॉमी मतलब कि उसकी जो पूरा उसका बिजनेस है, उसकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी जितनी भी चीजें इकोनॉमी में आती हैं, ठीक है, वो हमने देखनी है. अगर आप इकोनॉमी जो है किसी भी मुल्क की जानना चाहें, उसकी मौशी कंडीशन, तो उसकी करेंसी की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी. लेकिन उसकी करेंसी की वैल्यू या उस कंट्री की इकोनॉमी की किस तरह पता चलेगी कि उस कंट्री की इकोनॉमी क्या है इस वक्त, या हम किस तरह एनालाइज कर सकते हैं कि इस कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग है या नहीं. लाइक आप इजी एग्जांपल ले लो पाकिस्तान, ठीक है. तो पाकिस्तान में आप अगर जानना चाहते हो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की कंडीशन क्या है और पाकिस्तान के आने वाले दिनों में इसका फ्यूचर क्या है, या आने दिनों वालों में इसका पाकिस्तान का क्या हशर होएगा, या हम ये कह सकते हैं कि इसका करेंसी की क्या वैल्यू होगी, तो उसकी जो इकोनॉमी है पूरी इसको देखना पड़ता है. इकोनॉमी को चेक करने के लिए इंडिकेटर्स यूज होते हैं, इकोनॉमी के इंडिकेटर्स, ठीक है जी. तो सबसे पहला इंडिकेटर है, ये देखें, इन्फ्लेशन, ठीक है जी. समझिए आपके मार्केट की जो क्या उस कंट्री में कितना इन्फ्लेशन है, कितना प्रॉफिट है, और कितनी उसमें जो है आप कह सकते हैं कि मनी की जो आने की स्पीड है, और यहाँ पे रेट्स की जो इन्फ्लेशन है वो कैसी है. उसके बाद है जी जीडीपी, ठीक है. ये छोटे से मैं आपको एक रिव्यू देने लगा हूं, आगे चल के हम इन चीजों का मुकम्मल ना सिर्फ इनको मुकम्मल देखेंगे बल्कि हर एक को जो है वो एनालाइज भी करेंगे. आज मैं चाहता हूं कि तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया दूं. तो सबसे पहली ये चीज है वो इन्फ्लेशन है. इन्फ्लेशन को उर्दू में मैं आपको बताता हूं, इसको कहते हैं अफराते जर की शरह, ठीक है, मिकदार ऑफ जर, समझे आप. इन्फ्लेशन ये लिख लीजिएगा आप, आपके लिए काम आएगा. कल को कहीं आप आर्टिकल पढ़ते हैं या किसी पे कहीं किसी का एनालाइज पढ़ते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस या टीवी पे न्यूज सुनते हैं, तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए. ज्यादातर लोगों को पता है, कुछ लोग हम में ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बेचारे मेरे टाइप के हैं. सो जो इन्फ्लेशन है उसका मतलब है इफराते ज़र. दूसरे नंबर पे जो इंडिकेटर यूज होता है इकोनॉमी को वॉच करने के लिए, उसको बोलते हैं जीडीपी. जी जीडीपी जो होता है इसका मतलब यह है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मुस्नुई मुल्क की पैदावार, कि आपके मुल्क में कितनी प्रोडक्ट्स पैदा हो रही हैं, कितनी प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप उनको बाहर भेज रहे हैं या क्या कर रहे हैं आप, ठीक है. तो जीडीपी रेट होता है, उसको देखा जाता है कि मुल्क की कंडीशन. जीडीपी रेट जाहिर है जितनी ज्यादा हम चीजें प्रोड्यूस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे, उतनी ज्यादा हम सेल करेंगे, और जितनी ज्यादा सेल करेंगे हमारी कंट्री में पैसा आएगा. समझिए आने की बात. तो जीडीपी को देखा जाता है. तीसरे नंबर पे मनी सप्लाई, रकम की फराहमी, कि उस कंट्री में कितने पैसे आ रहे हैं, इसका भी लिंक आप जीडीपी कर सकते हैं. और इनके बैंक्स में कितने पैसे हैं, और वह सेक्टर, इसका भी मनी सप्लाई का भी रेट होता है. और एंड में जो बहुत ज्यादा फेमस है और वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम.
आपने अक्सर न्यूज में देखा होगा फॉरेक्स फैक्ट्री वगैरह में, आज हम रिव्यू भी करेंगे और इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा भी। तो जो तीसरा है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान में तो आपको सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये हम जिन कंट्रीज के ऊपर काम करते हैं लाइक यूरोप, यूएसए, इन पे जहां पे हम काम करते हैं वहां पे आपको ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, इनकी रेट्स बकायदा होते हैं। जो वेले लोग होते हैं जिनके पास जॉब नहीं होती, उनका रेट यानी कि उतनी उनकी शरह कितनी है, समझ रहे हैं आप, उनकी शरह कितनी है। और उनकी शरह अगर इजाफा होएगा तो जाहिर है मुल्क का जो करेंसी है डाउन होगी। अगर उनकी शरह में कम होगी इसका मतलब है मुल्क में जॉब है, खुशहाली है, तो मुल्क की करेंसी स्ट्रांग होगी। बड़े पंजाबी और अंदाज में और झटके अंदाज में आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो ज्यादातर स्टूडेंट हैं वो बेचारे मेरे टाइप के हैं। सो होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो ये कुछ इंडिकेटर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको आज दिखाए हैं। कल से हम बकायदा हर एक इंडिकेटर के ऊपर वेबिनार करेंगे और इंशाल्लाह उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप मुझे ये बताओ कि आपको समझ आ रही है या नहीं, अपना फीडबैक दो ताकि मैं आगे चल सकूं। ओके, यस यस की आवाज आ रही है, चले अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे जी आपको समझ आ रही हो। तो एक अंदाजे के मुताबिक जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो ये है कि इकोनॉमी को हमने जज करना है, और इकोनॉमी को जज करने के लिए कुछ इंडिकेटर यूज होते हैं। उनमें से 4 इंडिकेटर की आज मैंने आपको एग्जांपल दी, और भी बहुत ज्यादा इंडिकेटर हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट, आगे मूव करते हैं हम जी। इन्फ्लेशन, जीडीपी, मनी सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इंटरेस्ट रेट, फलाना रेट, स्टेटमेंट वगैरह, ये सारी न्यूज़ आती हैं वीकली, मंथली, क्वार्टरली, इनकी रिपोर्ट आती हैं। जब इनकी न्यूज आती है तब हम उसके ऊपर न्यूज को एनालाइज करके ट्रेड करते हैं। इसको बोलते हैं भाई फंडामेंटल एनालिसिस और फंडामेंटल के ऊपर ट्रेडिंग करना, ठीक है जी। तो उसको जो न्यूज आएगी वीकली, मंथली, क्वार्टरली, उस न्यूज को वॉच करके उसको एनालाइज करके उसके ऊपर हमने ट्रेड करनी है। ओके जी, here we have a live example कि मार्केट मूव कैसे करती है और मार्केट कैसे काम करती है। यहां पे हमारे पास एक पेयर है यूरो यूएसडी एंड यूएसडी यूरो। दोनों दो कंट्रीज की इकोनॉमी है, दो कंट्रीज अलग अलग आपके सामने प्रेजेंट की गई हैं। लाइक सबसे पहले यूएसए जिसका डॉलर साइन आपको पता है डॉलर है, जिसकी करेंसी साइन डॉलर है, और उसके बाद है जी हमारे पास यूरोप यानी कि यूके वगैरह, और उसका जो करेंसी साइन है वो है यूरो। दोनों तरफ इन्वेस्टर बराबर हैं इस टाइम, ठीक है, लेकिन ये बराबर हैं, तराजू के दो पलड़े हैं अगर हम इसको पेयर बना लें तो, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि यूरो के पावर आ गई, यार यूरो की इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई, उसका अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम रेट अच्छा आ गया, या उसकी इंटरेस्ट रेट अच्छा आ गया, या उसका जीडीपी, उसकी प्रोडक्ट, उसकी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट बनना ज्यादा हो गई और उसकी प्रोड्यूस ज्यादा हो गई और ज्यादा चीजें वो बाहर भेजने लगा। तो क्या मतलब हुआ कि यूरो के पास पावर आ गई। तो इसका मतलब क्या है, अब एक कटकहरे में या एक आप रिंग के अंदर, वो रिंग नहीं होता बॉक्सिंग वाला, उसकी बात कर रहा हूं मैं, एक रिंग के अंदर आपने दो फाइटर खड़े कर दिए, तो दोनों में से एक ही जीतेगा, और होगा ऐसा कि एक नीचे आएगा तो डेफिनेटली दूसरा ऊपर ऑटोमेटिकली आएगा, जस्ट लाइक तराजू, ये होता नहीं वेट मशीन, एक जगह पे आप वजन रखेंगे तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली ऊपर आएगी। तो यहां पे पावर आ गई है यूरो के पास, तो ऑटोमेटिकली यूरो के पास जो पावर आ गई है तो यूएसडी ने वीक होना ही होना है। वो कैसे होना है ये अभी आपको दिखाता हूं। सबसे पहले जी कि जो यूरो के पास पावर आ गई है, तो जो इन्वेस्टर हैं यूएसए में वो देखेंगे कि यार ये यूएसए की कंट्री तो वीक हो रही है, हम यहां पे क्यों इन्वेस्ट करें, इसका तो बड़ा बुरा हाल है। तो वो इन्वेस्टर क्या करेंगे, वो यूरो की तरफ मुतवज्जा होंगे, तो वो सीधा यूरोप की तरफ जाना लगेंगे। लेकिन रास्ते में आता है एयरपोर्ट,
जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे अपनी पैसा उधर दे के जाने के लिए, तो वो बोलेंगे भाई यूरोप में तो डॉलर चलता नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, यूरो चाहिए, तो वो अपने डॉलर दे के यूरो ले लेंगे। समझ आइए आपको, ये बात तो बचकाना सी आपको पहले ही पता थी। डॉलर लेके आए, उन डॉलर्स को उन्होंने चेंज किया इन यूरो, और फिर यूरो और उन्होंने यूरोप की कंट्री में इन्वेस्ट कर दिए। यहां पे दो चीजें हुई हैं। पहली चीज तो ये हुई है कि यूरो की जो कंट्री है उसकी करेंसी स्ट्रांग हुई है, उसके अंदर पावर आई थी, यानी कि प्रोडक्ट, उसकी जीडीपी बढ़ गई थी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उसके अंदर पावर आ गई। तो दूसरी चीज ये हुई कि जो यूएसए के अंदर जो इन्वेस्टर थे वो यहां पे आ गए यूरोप में। तो क्या हुआ कि यूरोप में आने की वजह से यूरोप में पैसा ज्यादा हो गया, तो यूरोप के जो करेंसी है उसका रेट बढ़ गया। एक तो चीज ये होगी। दूसरा चीज ये हुई कि यूएस से जो इन्वेस्टर निकला है, जाहिर है इधर से रकम निकली है उधर चली गई है, तो इधर तो फर्क पड़ेगा, तो यूएसटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा और यूरोप अप हो जाएगा। दैट्स इट। बाद में सिंपल वही चीज है, कल को डॉलर स्ट्रांग हो जाता है और फिर इन्वेस्टर तो तवज्जो करेगा, यार मुझे तो यूरोप में अब नुकसान हो रहा है, मुझे तो जो है वो जाना चाहिए यूएस से। सेम सिनेरियो, वो वापस जाएगा और यूएसए स्ट्रांग हो जाएगा। जब यूएसए स्ट्रांग होएगा तो यूरो से पैसा निकला है और इन्वेस्टर निकला है, तो जाहिर है यूरो वीक हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करती है मार्केट। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, एक चीज मैं और यहां पे क्लियर करना चाहता हूं, जो तुम लोगों का अभी तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहां पे आ जाते हैं हम, ये पेयर्स हैं, इनमें से हम यूरो यूएसडी पेयर निकाल लेते हैं, और ये जी उसका चार्ट भी आ गया हमारे पास। यहां पे देखो, जब तुम बाय कर रहे हो तो क्या बाय कर रहे हो, जब तुम सेल कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे काम करती है। मार्केट ऐसे काम करती है कि जो हमारी यहां पे दो करेंसीज हैं, बेस करेंसीज और क्यूट करेंसी। ये वो पहले लेक्चर में आपको बताया था, याद होगा आपको। तो जब भी हम बाय की एंट्री लेते हैं, हम बाय की एंट्री लेते वक्त बेस करेंसी को बाय करते हैं। जब भी हम सेल की एंट्री लेते हैं तो इसका मतलब है हम क्यूट करेंसी को बाय कर रहे हैं। दोनों कंडीशन में हम एक करेंसी को बाय कर रहे हैं और एक करेंसी को सेल कर रहे हैं। तो बाय एंड सेल करते वक्त तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किस करेंसी को बाय कर रहा हूं, किस करेंसी को सेल कर रहा हूं, मुझे किस करेंसी के ऊपर जाने की वजह से फायदा होगा या किस करेंसी के ऊपर जाने की वजह से नुकसान होगा। लेट्स सपोज, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए तुम लोगों में से। अभी अभी भी काफी ज्यादा लोग हैं जिनको इन चीजों का पता नहीं है। कुछ तो बेचारे समझ गए, लेकिन कुछ जो है अभी तक अनाड़ी है इस चीज में, उनको पता ही नहीं चला। लेट्स सपोज मुझे न्यूज मिली है कि यूरो जो है वो गिरने वाला, और एक ये भी न्यूज मिली है कि डॉलर ने ना काफी पहले मार खाई है, तो उसने सोचा कि मैंने स्ट्रांग होना है और उसने प्लानिंग करके रखी हुई है पहले से। तो नो, डॉलर गोइंग स्ट्रांग एंड यूरो फिर ऑटोमेटिकली वीक तो नहीं होना है उसने। अब मुझे खबर मिल गई, तो व्हाट इज माय रिएक्ट, मुझे बताओ आप कि हमारा रिएक्ट क्या होना चाहिए, और मुझे क्या बाय करना चाहिए और क्या सेल करना चाहिए। कौन स्टूडेंट माइक पे आके बताएगा? अभी माइक पे कौन आना चाहेगा? जल्दी से हाथ खड़ा करो या जल्दी से चैट में रिप्लाई करो, जिसको पता है चैट पे रिप्लाई करो सारी। मुझे बताओ, मुझे ये न्यूज मिली है कि यूएसडी स्ट्रांग होने वाला है, जबकि यूरो ने तो ऑटोमेटिकली फिर वीक हो ही जाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? यूरो यूएसडी बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए? अगर मुझे आपका रिप्लाई नहीं मिलता विद इन 1 मिनट, तो ये वेबिनार मैं बंद कर दूंगा। आप लोग ऐसा लग रहा है जैसे सो रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। हेलो,
जी बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से बताएं कि कौन सी करेंसी मुझे बाय करनी चाहिए, और यहाँ पे यूरो यूएसडी पे बाय की ट्रेड लगाऊं या सेल की? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं हूँ। और यूरो जो है हमें, क्योंकि इसकी इतनी पावर नहीं है, ये वीक हो जाएगी, ये हमें सेल करनी चाहिए। और यूएसडी को जो है वो बाय करना चाहिए। तो यूरो यूएसडी जिसका में जो करेंसी कौन स्ट्रॉन्ग हो, सी पोजीशन लूं? अभी मैं बाय करूं या सेल करूं यूरो यूएसडी को? यूरो को सर सेल करेंगे। यूरो यूएसडी को मैं बाय करूं या सेल करूं? सर सेल करेंगे यूरो यूएसडी को, कैसे बताएं। क्योंकि जो बेस करेंसी है ना वो वीक है। यूरो वीक है हम्म। और डॉलर जो है स्ट्रॉन्ग है। तो यूएसडी के जितने पेयर होंगे वो उसको बाय करेंगे यूएसडी के माशाल्लाह, स्टार्ट में जो। बहुत अच्छा आंसर। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। थैंक यू। ओके और जी, सर मैं के बताया मैडम ने कि हमें बेस करेंसी को सेल करना है, तो जाहिर है अभी मुझे पता चलना चाहिए, अभी मुझे पता है कि अभी मुझे पता चल चुका है कि मुझे सेल करना है। तो अभी यहाँ पे बात साफ हो गई और वाजिया हो गई हमारी बात मैडम के बताने की वजह से, कि अगर यूएसडी स्ट्रांग होगा तो मार्केट नीचे आएगी, अगर यूरो स्ट्रांग होगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। इज दैट क्लियर? थैंक यू, आप सबका थोड़ी तवज्जो देने का बहुत शुक्रिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैडम आपकी मैं बात सुनता हूं, थोड़ी देर तक हम इसको क्लियर कर लें, कंक्लूड कर लें, फिर हम आते हैं आपकी तरफ। ओके जी, आगे चलें। ओके जी, अभी यूरो यूएसडी की एक न्यूज आने वाली है, यूएसडी की विद इन 15 मिनट। आप फर्ज करो 15 मिनट बाद एक न्यूज आ रही है, तो कुछ जो ट्रेडर हैं वो बाय की पोजीशन लेके बैठे हैं और कुछ सेल की पोजीशन लेके बैठे हैं, ठीक है। और न्यूज आने वाली है, इकोनॉमिक न्यूज आने वाली है। तो इस मिसाल में मैं आपको इंपैक्ट बताऊंगा कि न्यूज किस तरह इंपैक्ट करती है और न्यूज किस तरह आती है और किस तरह मार्केट मूव करती है। फर्ज कर लो कि तकरीबन 90% लोग कह रहे हैं कि मार्केट सेल होगी, पहले न्यूज आने से पहले ही। 3 लोग कह रहे हैं मार्केट बाय होगी, जबकि 8 लोग कह रहे हैं कि मार्केट सेल होगी। ठीक है जी, समझ गए? यानी कि द मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर सोच रही है कि मार्केट डाउन जाएगी और मार्केट का जो इंपैक्ट है और नेगेटिव आएगी न्यूज। ठीक है जी। होगा क्या? होगा सिंपली ये कि मार्केट जैसे ही ट्रेडर सेल की ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे, मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगी। अभी न्यूज आई नहीं है, अभी न्यूज आई नहीं है, और मार्केट का रिएक्शन चेक करो। अभी न्यूज ने आना है, 15 मिनट है, 15 मिनट बाद न्यूज आएगी तो मूव करेगी। लेकिन जैसे ही मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर ने सेल का ऑर्डर लिया और उन्होंने सोचा कि मार्केट में जो है वो सेल का आएगा सिग्नल या नेगेटिव इसका डाटा आएगा, तो मार्केट ने नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। अभी तो न्यूज आई भी नहीं है, तो कैसे मार्केट ने नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया? आप में से कोई स्टूडेंट रिप्लाई करना चाहेगा? मैं पहले बाजवा साहब की सिस्टर से पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है, मार्केट ने पहले ही नीचे मूव क्यों करना स्टार्ट कर दिया? जी मैडम, क्या आप इसका रिप्लाई करना चाहेंगी? हाँ जी सर, मैं करूंगी, क्योंकि सर मेजोरिटी है तो मेजोरिटी की बात मानी जाएगी। क्योंकि वो कम लोग हैं तो लोग ज्यादा मेजोरिटी को राइट समझते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगी कि ये इसका इफेक्ट होगा। नहीं, यह बात नहीं है। मेजोरिटी की यहां पे बात तब है पैसे से। आपको ओल्ड एग्जांपल याद नहीं है? देखें जरा, ओल्ड एग्जांपल में आए तो जहां पे डॉलर पैसा जा रहा है उसकी करेंसी अप हो रही है। तो जब लोग सेल की ट्रेड लेते हैं या इन्वेस्टर जब समझता है कि मार्केट का डाटा नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब है वो करेंसी खरीद लेता है। फर्ज करो वो समझता है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, तो न्यूज आने से पहले ही वो डॉलर खरीद लेता है, तो डॉलर की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली बढ़ गई ना। अब इंपैक्ट चाहे कोई भी आए, इससे क्या फर्क पड़ता है? ट्रेडर तो फंस गया ना एक दफा। आप मेरी बात समझे कि नहीं?
मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूं जरा देसी अंदाज में। पाकिस्तान में आजकल सर्दी आने सॉरी बकरा ईद आ गई है, तो हर बंदा जो है वो जानवर खरीद रहा है, ठीक है। तो अभी 10 दिन रह गए हैं, तो हर बंदे को पता है कि अगले 5 से 6 दिनों में रेट बहुत ज्यादा हाई रहेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इन्वेस्टर क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा भेड़, बकरियां और बैल खरीद के रख लेगा, ऊंट वगैरह, वो महंगे दामों पे सेल होंगे, ठीक है। अब रेट इतना है नहीं अभी, लेकिन उसको उम्मीद है रेट ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा चीजें लेके स्टॉक कर देता है, ठीक है। लेकिन बाद में ऑफिशियली जब गवर्नमेंट अभी अनाउंस किया नहीं रेट मार्केट में, ठीक है, हो सकता है गवर्नमेंट बाद में रेट कम अनाउंस कर दे, तो उसकी तो वाट लग गई ना। लेकिन अगर हम इस पोजीशन पे बात करें तो रेट तो बढ़ गए ना। जब उस इन्वेस्टर ने सारी चीजें बाय कर ली, मार्केट से सारे जानवर ही उठा लिए या सारी चीजें ही उठा ली, तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सप्लाई एंड डिमांड का अगर किसी को आइडिया होगा तो वो भी ये बात समझ जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पे एक बात आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि रेट या मार्केट की मूवमेंट बहुत ज्यादा लोगों के अप या डाउन, अप या डाउन यानी कि मतलब कि बाय करने से या सेल करने से मार्केट के ऊपर फैक्ट पड़ता है। चलिए जी हम चलते हैं वापस उस जगह। देखें, अगर एक्सपेक्टेड इंपैक्ट आना था अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.5, लेकिन जो बाद में एक्चुअल आया वो 3.5 आ गया, यानी कि जो ट्रेडर्स ने सोचा था उसके उम्मीद से ज्यादा आ गया, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से मूवमेंट करेगी। जितनी मार्केट तेजी से नीचे आई थी और उन इन्वेस्टर के आने की वजह से, न्यूज के इंपैक्ट की वजह से वापस ऊपर जा सकती है, और इस कंडीशन में लंबी लंबी कैंडल्स बनती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? होप यू अंडरस्टैंड। ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि अगर तुम अनाड़ी हो तो मार्केट से दूर हो, स्टे आउट ऑफ एनी ट्रेड्स बिफोर जजमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिक रिपोर्ट। आप लोग दूर रहो हमेशा के लिए, जब तक कि तुम्हें कंफर्म ना हो जाए, उससे पहले पोजीशन कभी ना लो, ठीक है। तो ये बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं या बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, इनके पास ज्यादा सरमाया होता है और इनके पास सलाहियत होती है, ये मार्केट को मूव कर सकती हैं। ये इतना पैसा मार्केट में डाल देते हैं, ये इतनी चीज खरीद लेते हैं कि वो ऑटोमेटिकली इंपैक्ट पड़ जाता है, ठीक है। दो चीजें होती हैं मार्केट में, मार्केट को मूव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तीन चीजें, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, तीन चीजें मार्केट को मूव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं: फंडामेंटल, सेंटीमेंट एंड टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो फंडामेंटल देख लिया। अब जो मार्केट न्यूज के रिएक्शन के बाद फौरन रिकवरी करती है या रिट्रेसमेंट लेती है या बैक आ जाती है, तो वो सेंटीमेंट एनालिसिस की वजह से होता है, ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस की वजह से होता है। अभी फिलहाल आप फंडामेंटल एनालिसिस पे ही रहो। So far you have learned that फंडामेंटल एनालिसिस क्या है और इकोनॉमी को कैसे जज करते हैं, और जो एक न्यूज है वो इकोनॉमी न्यूज कैसे एक करेंसी को स्ट्रॉन्ग करती है और कैसे एक करेंसी को वीक करती है। और ये जो आल रिपोर्ट्स हैं या वीकली, मंथली और क्वार्टरली आती रहती हैं, और इनके इंपैक्ट भी वीकली, मंथली या क्वार्टरली ही होते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने ये सीखा। अभी मैं चाहूंगा ये कि आपने जितना भी लर्न किया, अगर उसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। जी बाजवा साहब। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, ये जो आपने इन्फ्लेशन का, जीडीपी का, अनएम्प्लॉयमेंट का बताया, सिर्फ क्या यही इनके बारे में न्यूज आएंगी या कोई और भी न्यूज आ सकती है? कहने का तो मतलब एग्जांपल के तौर पे मैंने के पास है ना, हम आगे चल के अच्छा डेली मैं एक न्यूज को लेके चलूंगा। मसलन कल हम अच्छा जो शरह सूद होती है उसको लेके चलेंगे, जी ठीक जी है। फिर हम जीडीपी को अगले दिन देखेंगे, फिर हम मनी सप्लाई को देखेंगे,
फिर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखेंगे। तो ये डेली हम एक न्यूज इंशाल्लाह रिकवर किया करेंगे कि एक न्यूज को कैसे हम जो है वो जज कर सकते हैं और इसकी हिस्ट्री क्या थी और इसको कैसे कहां से देखनी है इसकी न्यूज वगैरह वगैरह। सर थोड़ा सा मैं इनको ना अफरात-ए-ज़ार के बारे में डिटेल से थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है। माशा तो इस पॉइंट में अगर इजाजत हो तो जी जी जरूर। थोड़ा सा बता दूं। हाँ जी हाँ जी, अच्छा इन्फ्लेशन के बारे सर, में ये बताएं। इन्फ्लेशन ऑफ, हाँ जी, इन्फ्लेशन ऑफ मनी होता है कि अफरात-ए-ज़ार, यानी कि मुल्क में जो होता है, किसी मुल्क में रुपए की जो होती है ना बहुतात होती है, यानी कि चीजें जो होती हैं वो कम होती हैं और मनी जो ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में आज से कई साल पहले जो था वो मतलब हम लोग चीज खरीदते थे तो 100 की कितनी ज्यादा चीजें आ जाती थी। अब वही चीज जो है हमें 1000 दे के वही चीज एक परचेज करनी पड़ती है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारे जो है किसी भी मुल्क में जो होता है वो मतलब एक होता है करेंसी को छापने के लिए एक म्यार होता है कि गोल्ड होना चाहिए या इसके पास ज़र मुबादला होना चाहिए। तो वो हमारे मुल्क में इतना होता नहीं है, तो उसकी वजह से जो है ना वो ज्यादा नोट छाप लेते हैं और लोगों को जो है आबादी पर ज्यादा होती है और चीजें इतनी ज्यादा आपको पता सप्लाई नहीं हो सकती। तो जिसकी वजह से हमारी जो वो करेंसी है वो फिर उसका वैल्यू जो वो कम हो जाती है, क्योंकि वैल्यू उसी सूरत में बढ़ेगी जब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनके चीजें जो है प्रोवाइड करोगे, ज़र मुबादला ज्यादा होगा या हम ज्यादा से ज्यादा अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह में जो है प्रोडक्ट पैदा करके एक्सपोर्ट करें, लोगों को ज़र मुबादला वहां से आएगा, तो फिर हमारी जो है ना करेंसी जो है ना वो स्ट्रांग होगी। तो इसी वजह से ये ना जीडीपी के साथ ही अफरात-ए-ज़ार तल्लुक है। की। अगर हमारा जीडीपी बढ़ेगा तो इफ्रात भी इंशाल्लाह जी ठीक हो जाएगा। जी सर। बहुत शुक्रिया, ये बड़ी इंफॉर्मेशन आपने बहुत अच्छी दी। मैं चाहूंगा कि सब लोग शुक्रिया अदा करें मैडम का, क्योंकि मैं तो इकोनॉमी में बिल्कुल फेल हूँ। इन्होंने बिल्कुल सही बात की। थैंक यू, आपने हमारे नॉलेज में इजाफा किया। ओके जी, एंड नेक्स्ट कौन सा पर्सन है और क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? उमैर, मोहम्मद उमैर ने काफी देर से हाथ खड़ा रखा है। जी उमैर बोले। फंडामेंटल एनालिसिस की समझ आई? सर पहले वो मैंने याद किया था जब आप वो पूछ रहे थे वो सेल की ट्रेड लेनी है या बाय की, तो सेल की तो लेनी है बाय की फिर बताओ। नेट ऑफ हो गया था तो फिर वो यूरोप में सेल की लेनी है सर। सेल की लेनी है, ठीक है। और आज का लेक्चर जी समझ आया? कुछ समझ आया कि बस ऊपर से गुजर गया? वो थोड़ा सी देखे उसके बाद वो नेट कनेक्शन ऑफ हो गया था। चले आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। शुक्रिया आपको ज्वाइन करने का। ओके सही। जी, नासर खट्टक साहब सुन पा रहे हैं आप? ओके नासर खट्टक। और कौन माइक पे आगे कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा या हमारे नॉलेज में इजाफा करना चाहेगा जिस तरह मैडम ने इजाफा किया? मैडम अपना नाम तो बताएं जरा प्लीज, सबको जरा पता चल जाए आपके बारे में। हाँ सर, बिल्किस मेरा नेम है और इसमें डिमांड और सप्लाई वगैरह भी होती है। वो तो इंशाल्लाह डिमांड होती है किसी चीज की तरफ और सप्लाई और ये मैं वो चाहूंगा बाद कि में आप करेंगे सर। लेक्चर दें, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आप लेक्चर दें, मैं यही चाहता हूँ। चले सर, मैंने मास्टर किया इकोनॉमिक्स में, वाह, फिर तो आप तो इंशाल्लाह मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है। फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत आगे जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा सा टेक्निकल होता है और जिसको इकोनॉमी की सही समझ होती है, ठीक है, वही इसमें जो है वो आगे जा सकता है और ये इसमें बहुत पैसा कमा सकता है। ठीक है, लाइक आपको पता चल जाता है किसी की बातों से या उसकी देख के स्टेटमेंट्स वगैरह पता चल जाता है कि इस मुल्क की अगले 6 महीनों में क्या कंडीशन रहेगी। तो अगर आपको यूएसडी की जी कंडीशन पता चल जाती है तो यूरो को समझने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से जी एक का भी पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात। तो मैं चाहूंगा कि आप एक काम करें, जी सर। आप एक थोड़ी सी तैयारी करें और सप्लाई एंड जी डिमांड के बारे में। और ये ठीक है जो सर। और मैं आपको 5-6 इंडिकेटर्स का नाम बताऊंगा, जिस तरह जीडीपी है, जी जी। मनी सप्लाई, हाँ हाँ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इन्फ्लेशन है और हम्म। एक दो और चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जी उसके ऊपर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा। ठीक है सर, मैं कर दूंगी इंशाल्लाह। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर उसको इंशाल्लाह कर दूंगी। क्योंकि और ये सर वैसे भी मैं न्यूज वगैरह जो है ना ये मतलब ये यही सुनती होती हुई, जैसे गोल्ड के रेट बढ़ गए। जब मैंने ये वेबिनार भी अटेंड नहीं था ना क्या कभी मतलब नहीं करती होती थी,
शुरू से मुझे इंटरेस्ट था ये कमर्शियल न्यूज वगैरह, बिजनेस न्यूज वगैरह सुनने का। तो ये मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है इसमें। सही है। तो ये जब मैंने ये फॉरेक्स भी नहीं मतलब करती होती थी, उस वक्त से मैं सुना करती थी, बस और कोई न्यूज सुनती नहीं थी, बस यही न्यूज सुना करती थी। इसमें जॉबलेस क्लेम है, पे रोल्स हैं, ठीक है, एवरेज और अर्निंग है, ठीक है, अच्छा। जियो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट चेंज, आपको पता ही है सारा कुछ, ये होते हैं एक इकोनॉमी में, ठीक है, और ये बड़ा इफेक्ट रखते हैं किसी भी कंट्री की इक्तिसादी हालत को चेंज करने में। स्पेशली सबसे जी ज्यादा जो मैं आपको बताता हूँ, आपको पता ही होगा, आपको तो पता है, बच्चों को बता रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट, किसी भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट जो है वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट करता है उसकी मौशी कंडीशन पे, ठीक है। जी आप बिल्कुल कह रहे। इंटरेस्ट रेट यूएसए का जिसका सेंट्रल बैंक है, ठीक है, और जिसका पाकिस्तान में है एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो ये इंटरेस्ट रेट निकालता है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, क्यों करेंसी अप एंड डाउन की जाती है, तो इसके ऊपर आप डिटेल तैयार कर लें, हम कल आपसे क्लास ले लेंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर हमें आप नहीं सर, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाएंगे। मैं भी इसका अव्वल कहाँ हूँ जहाँ मैं इंशाल्लाह ताला जहाँ तक नॉलेज होगा मेरा, इस वजह से मैंने कहा था कि चलो मुझे थोड़ा सा नॉलेज है तो मैंने कहा चलो मैं शेयर कर लेती हूँ, तो इस थैंक यू। वजह से मैंने कहा मैं इंशाल्लाह आपको ताला। कहूंगा, मैं आप लाइव कह रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ आपको कि आप कैरी करें, जी जी कल इंशाल्लाह हम आपसे सीखेंगे। ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह ताला मैं आप मुझे टॉपिक बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह टॉपिक ताला मैंने आपको करूँगी। लाइव बता दी है, मैं लिख के भी सेंड कर दूंगा आपको, चले ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है। ताला मैं करूंगी थैंक यू जी। इंशाल्लाह। ठीक। मैं जी, हमारा थैंक यू कल सर। का वेबिनार एक बुक हो गया है, मैडम पढ़ाएंगी हमें कल, और एक मुफ्त की हमें टीचर मिल गई है। देखें, जिसका काम उसी को साझे, मेरा काम है, जो मेरा प्रैक्टिकल है वो मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन एक जो थ्योरी होती है उसमें मैं थोड़ा वीक हूं, तो मैडम हमारी वो रिकवरी करेंगी। तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने हमें थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दी, आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग कुछ मजीद इसके बारे में प्रोफेशनली लर्न कर सकेंगे। चलें, आए इसके आज के हमारे प्रोग्राम का फाइनल सेशन एंजॉय करते हैं और उसके बाद अल्लाह हाफिज करते हैं, यानी कि इस सेशन को एंड करते हैं। हमारा फाइनल सेशन क्या है और आज हम फाइनल में क्या सीखेंगे? आज मैं आखिर में आपको सिखाना चाहता हूं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर हम कैसे न्यूज को देखते हैं और ये कौन कौन सी न्यूज़ हैं, ठीक है। सबसे पहला काम आपने ये करना है डियर स्टूडेंट्स कि आपने फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। 2-3 वेबसाइट्स हैं न्यूज के हवाले से, एक फॉरेक्स फैक्ट्री है और एक investing.com है, ठीक है, ये याद रखो। तो दोनों पे अपने अकाउंट्स आज से ही बना लो। ओके जी, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अकाउंट कैसे बनना है ये देखो, क्लिक ऑन लॉगिन, लॉगिन के ऊपर क्लिक किया और कोई भी फेक यूजर नेम और पासवर्ड फेक दे दिया, कोई भी फजूल, और लॉगिन के ऊपर क्लिक करें तो ये आपको कहेगा कि भाई जी आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड गलत है, तो यही तो हम चाहते हैं, ये यही कहे हमें। तो फिर उसके बाद यहां पे एक ऑप्शन होगी नॉट अ मेंबर येट, कि अभी हम आपके मेंबर नहीं है, इसके ऊपर क्लिक करें, लें आपके पास साइन अप का पेज आ गया। अब आप यहां पे अपना यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस और कंट्री और कैप्चा कोड देके अकाउंट इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। मेरी बात समझ गए? इसी तरह आप यहां पे तो साइन अप का बटन दिया गया है, साइन अप पे क्लिक करके investing.com के ऊपर भी अकाउंट क्रिएट कर लें। ओके जी, जहां पे अकाउंट क्रिएट करना है यहां पे आना है इकोनॉमिक कैलेंडर में आना है आपने। फॉरेक्स फैक्ट्री में इकोनॉमिक कैलेंडर होम पेज पे ही आता है, इसका इकोनॉमिक कैलेंडर निकालना पड़ता है। तो ये ना जी, ये इकोनॉमिक कैलेंडर है। आज हम इकोनॉमिक कैलेंडर में लास्ट सेशन में देखते हैं और अपना क्लास का जो लास्ट वाला सेशन है उसमें इसको क्लियर करते हैं। ओके जी, यहां पे देखें, सबसे पहले आपको एक चार्ट नजर आ रहा है और ये टाइमिंग नजर आ रही है कि सुबह 2 बजे AM पे ये JPY की न्यूज आई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस GOPD GOJ, ठीक है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इनकी, और इसकी ये एक्चुअल एंड फोरकास्ट और प्रीव्यू वगैरह नहीं है, ये भी मैं आपको बताता हूं। ओके जी, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि आप में से काफी ऐसे लोग हैं
कुछ भी नहीं पता। सबसे पहले डेट आपने देखनी है, और डेट आज 15 सितंबर 2015, ठीक है जी। डे भी आपको बता रहा है, उसके बाद टाइम है, उसके बाद करेंसी है जी, कौन सी करेंसी है, तो ये जेपीवाई करेंसी की पहली न्यूज है। उसके बाद इंपैक्ट है, इंपैक्ट मतलब के कितने जोरदार न्यूज है। कुछ तो न्यूज होती हैं आम, तो आम जो न्यूज होती हैं वो बिल्कुल येलो कलर की होती हैं। ये देखिए आपको नजर आ रहा है, येलो कलर का मतलब है लो इंपैक्ट, यानी कि इसका कोई इंपैक्ट होएगा ही नहीं मार्केट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मीडियम इंपैक्ट की न्यूज होती है, ये देखें मीडियम इंपैक्ट न्यूज, इसका कलर कोई और है, लेकिन जो रेड कलर की न्यूज होगी उसका हाई इंपैक्ट होएगा। रेड कलर का मतलब है हाई इंपैक्ट न्यूज, ओके। उसके बाद उस जो न्यूज है उसकी वो जीडीपी की न्यूज है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या वो कोई अनएम्प्लॉयमेंट, उसका नाम होएगा। उसके बाद उसकी डिटेल, यहां पे डिटेल के ऊपर क्लिक करो तो उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। मैडम देखिए जरा, ये बीओजे जो न्यूज आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बैंक ऑफ जापान, ठीक है जी, बैंक ऑफ जापान, ये गवर्नमेंट की, ये गवर्नर की स्पीच थी, ये देखें। तो डिटेल में मैं जाता जाऊंगा तो बड़ा कुछ आता रहेगा, बहुत कुछ, ठीक है जी। और नेक्स्ट रिलीज डेट भी बता दी, ये भी बता दिया, वो भी बता दिया, हिस्ट्री भी बता दी, और जो न्यूज से रिलेटेड स्टोरीज हैं वो भी यहाँ पे आ रही हैं। तो यहाँ पे आप हिस्ट्री में इसको स्टडी कर सकते हैं डिटेल में। फिर एक्चुअल क्या है, एक्चुअल जो डाटा आता है ना उसकी प्राइस को हम कहते हैं एक्चुअल प्राइस, ये आई है। फिर फोरकास्ट क्या है और प्रीव्यू क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। फर्ज करें पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, चले इलेक्शन को दफा करें, सियासी मामला हो जाएगा, हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं। मैच हो रहा है जी एक पाकिस्तान और इंडिया का, ठीक है। तो लोग फोरकास्ट करते हैं उसके बारे में, फोरकास्ट, ओके इसको मैं क्लोज कर देता हूं, यहां पे आ जाते हैं। तो लोग उसके बारे में फोरकास्ट, सबसे पहली जो चीज हमने देखनी है वो पेशन गोई, इसका उर्दू में मतलब बनता है पेशन गोई, ठीक है। पेशन गोई का मतलब फोरकास्ट, एनालिस्ट बैठे होते हैं, मसलन जवेद मियां दादा रिटायर हो गया तो वो एनालिसिस बन गया है। इसके अलावा और भी पाकिस्तान के काफी अच्छे नामवर हैं, वो पेशन गोइयां करते हैं, और कुछ वो होते नहीं, वो सितारा देख के बताते हैं, ठीक है। तो वो भी पेशन गोइयां करते हैं जी, पाकिस्तान के सितारे गर्दिश में है, पाकिस्तान हार जाएगा जीत जाएगा। कुछ एनालिस्ट होते हैं हमारी तरह के, वो कहते हैं जी पाकिस्तान जीत जाएगा, पाकिस्तान की कंडीशन अच्छी है, ये वो वगैरह वगैरह। तो इसको कहते हैं पेशन गोई। फोरकास्ट आएगा, सबसे पहले डाटा आपने फोरकास्ट देखना है। उसके बाद प्रीव्यू, प्रीव्यू का मतलब होता है पिछला, ठीक है, पीछे इसका क्या रिजल्ट था, ये भी इंपैक्ट करता है, पिछला डाटा जो है ये भी इंपैक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद ग्राफ, ठीक है। चलिए हम एक न्यूज देखते हैं और उसके इंपैक्ट को देखते हैं। आ जाए नीचे, आज शाम 5:30 बजे एक न्यूज आई यूएसडी की, ठीक है जी। ये रिटेल सेल मंथली रिपोर्ट थी, और ये दोनों जो न्यूजें थी, ये दोनों न्यूजें हाई इंपैक्ट थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपने देखना है जी, यहां पे आपने देखना है जी कि ये एक्चुअल बाद में आता है। सबसे पहले जो चीज आती है वो आता है जनाब फोरकास्ट। एक अंदाजे के मुताबिक, पेशन गोई के मुताबिक ये +2% आएगा, ठीक है। किसी ने तुक्का लगाया कि ये +2% आएगा। दूसरी जो न्यूज थी उसके ऊपर एक बंदे ने तुक्का लगाया, यानी कि जो तुक्का यानी कि जो पेशन गोई होती है वो ये थी कि +0.3% आएगा, लेकिन जो पिछले डाटे थे वो 0.7 और 0.6% थे। जब न्यूज आएगी 5:30 बजे पूरे, तो ये एक्चुअल बताएगा आया, तो एक्चुअली में माइनस यानी कि नेगेटिव आया, यानी कि 0.1 और 0.2। जिसका फोरकास्ट था 2% उसका 1 आया, जिसका था 0.3% उसका 2 आया। तो मतलब जो पेशन गोई थी उससे थोड़ा कम आया, ठीक है, समझ आइए आपको। तो इसका इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, 1-2 से कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर बहुत ज्यादा उछल पुथल हो तो उससे काफी ज्यादा मार्केट में हलचल होती है। एनी हो, हम इंशाल्लाह कल और परसों इसके ऊपर मजीद डिटेल से बात करेंगे और बड़ी ईद तक यानी कि इंशाल्लाह अब हमारे 5-6 लेक्चर जो हैं वो फॉरेक्स के ऊपर फंडामेंटल फैक्ट के ऊपर होंगे। मैडम आप देख रही हैं यहाँ पे कितनी न्यूज हैं, ठीक है, इनमें जो मशहूर न्यूज़ हैं आप इनके बारे में जो जानती हैं वो कल हमें जरूर डिलीवर कीजिएगा। सो कल के लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। कल तक के लिए मुझे इजाजत दें और जो काम हो चुका उसके ऊपर गौर करें और अपने नोट्स वगैरह बनाएं और इंशाल्लाह कल हम मजीद लर्न करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, लेकिन परेशान होइए कि कल हम लाइव कोई ना कोई न्यूज एनालाइज करेंगे और हमें अब यही काम रहेगा, ठीक है। अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।